गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बहुत इम्पोर्टेंट हेडिंग आपको क्लास 12 फिजिक्स में पढ़ाने चल रहा है, जो क्लास 12 का 10th नंबर चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स का है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित कुछ घटनाएं हैं। दो घटनाएं होती है। पहली घटना आपने पढ़ा स्वप्रेरण, दूसरा होता है अन्योन्य प्रेरण। स्वप्रेरण में आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा। आइए आपको अन्योन्य प्रेरण के बारे में आपको पढ़ाते हैं। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है? जब दो पास रखी कुंडलियों को, ध्यान दीजिएगा, जब दो पास रखी कुंडलियों को में से किसी पहली कुंडली में अगर धारा के मान में परिवर्तन की जाए, धारा के मान में परिवर्तन की जाए तो इस परिवर्तन के वजह से समीप रखी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। अर्थात इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है, जिसके कारण इसमें धारा बहना शुरू हो जाता है। इस धारा को हम क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। और इस घटना को हम क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक है ना? पुनः दोहरा देते हैं। जब दो पास रखी वस्तुओं को, जब दो पास रखी कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने से किसी समीप रखी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और इससे प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को हम क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर बहुत बड़ा एक उपकरण आप देखे होंगे, ट्रांसफार्मर जो होता है वह लगा होता है। ट्रांसफार्मर पूछा जाता है किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है? तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली युक्ति होती है। ठीक है ना जी? तो इस आधार पर इसमें पहली कुंडली जिसमें धारा, मुख्य धारा प्रवाहित होता है, इसमें I1 मुख्य धारा है और ये I2 जो धारा आ रही है ये प्रेरित धारा है। कौन सी धारा है? तो पहली कुंडली में धारा में परिवर्तन होता है तो इसके सापेक्ष दूसरी कुंडली में धारा बहना शुरू हो जाता है। अर्थात इसमें अलग से धारा प्रवाहित होने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो इस आधार पर पहले कुंडली को प्राइमरी कॉइल कहते हैं, दूसरी कुंडली को सेकेंडरी यानी द्वितीयक कुंडली कहते हैं। तो अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसके सूत्र का डेरिवेशन कैसे करेंगे? माना प्राथमिक कुंडली, माना प्राथमिक कुंडली में I1 धारा प्रवाहित करने पर समीप रखी N2 फेरो वाली कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स I2 है तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 है। तो ये नियम कहता है कि द्वितीय फ्लक्स, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न होने वाली फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या N2 φ2
पहले कुंडली में प्रवाहित धारा की समानुपाती होती है। ठीक है ना। तो इसको फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या N2 को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। तो N2 इन प्रश्नल हटाओगे तो एक नियतांक लिखोगे m इंटू I1, जहाँ m अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, जिसको कोफिशिएंट अन्योन्य प्रेरक गुणांक या इसी को अन्योन्य प्रेरक तो कहते हैं। ठीक है ना। तो m इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, N2 अपान I1। ध्यान देना ये इंटू में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो m बराबर N2 अपान क्या लिखो, I1। ये I है I1। ध्यान देना बुढ़पा। अगर मान लीजिए इफ इसकी डिफिनीशन देना हो, इफ I1 इक्वल टू 1 एम्पियर, I1 इक्वल टू 1 एम्पियर, तो क्या लिखा जा सकता है, m बराबर N2 लिख सकते हैं ना। इसका मतलब क्या होता, यदि प्रथम कुंडली में एकांक धारा के मान में परिवर्तन की जाए तो दूसरी कुंडली में उत्पन्न होने वाले फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। यदि प्राथमिक कुंडली में प्रति 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो दूसरी कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या को अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं जी, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। ये यम से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करता है। अब इसका विद्युत वाहक बल के साथ क्या संबंध होता है, ठीक है ना, पूछा जा अन्योन्य प्रेरण गुणांक का विद्युत वाहक बल के साथ संबंध। अन्योन्य प्रेरण गुणांक एवं विद्युत वाहक बल के बीच संबंध। तो ये बताइए आपने क्या पढ़ा है, इसके बीच में अगर रिलेशन निकालना हो तो E2 इक्वल टू क्या लिखोगे, N2 डेल्टा φ2 बाई डेल्टा टी, इन्हें लिखते हैं। माइकल फैराडे के प्रथम नियम ये कहता है E2 इक्वल टू -N2 डेल्टा φ2 बाई डेल्टा टी। अगर E2 इक्वल टू डेल्टा को बाहर ले लिया जाए तो अंदर क्या लिखोगे, N2 φ2 अपान डेल्टा टी। चूंकि N2 φ2 इक्वल टू अभी पढ़े हो, क्या लिखा जा सकता है, m इंटू आई। इधर देखो N2 φ2 इक्वल टू क्या लिखोगे, n इंटू फाई हो जाएगा, n इंटू I1 होगा माइनस डेल्टा N2 φ2 इक्वल टू m इंटू I1 अपान डेल्टा टी। E2 इक्वल टू डेल्टा को बाहर ले लो, नहीं अंदर लेकर जाओ, m को बाहर ले लो, डेल्टा I1 बाई डेल्टा, ये फार्मूला हो जाएगा। अगर m की वैल्यू निकालना हो तो इधर आएगा तो क्या लिखा जा सकता है, E2 अपान माइनस डेल्टा I1 बाई डेल्टा I2, और इसका मात्रा क्या होता है, हेनरी।
इसका भी मात्रक याद रखे रहना हेनरी होता है। अब इस सूत्र की मदद से एक हेनरी की परिभाषा कभी कभी पूछ देता है, कितना की एक हेनरी क्या होता है। तो मानना पड़ेगा इफ E2 इक्वल टू 1 वोल्ट और डेल्टा I1 बाई डेल्टा टी 1 एम्पियर प्रति सेकंड। तो ये बताइए क्या लिखा जाएगा, m बराबर 1 हेनरी होगा ना, 1/1 का मतलब 1 हो जाएगा। इसका परिभाषा क्या लिखोगे, प्रति 1 एम्पियर सेकंड, प्रति 1 एम्पियर सेकंड के धारा में प्राथमिक कुंडली के मान में परिवर्तन किया जाए तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न होने वाले अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट हो तो इसमें उत्पन्न अन्य प्रेरण को 1 हेनरी कहते हैं। ठीक है ना जी, क्या कहते हैं, 1 हेनरी। 1 हेनरी की परिभाषा है। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चाहे अन्योन्य प्रेरण पूछता है और चाहे स्वप्रेरण, तो इन दोनों क्वेश्चन में इसी पर आधारित आप देखोगे। ट्रांसफार्मर जब पढ़ाएंगे तो ट्रांसफार्मर इसी के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। किसके प्रिंसिपल पर, अन्योन्य प्रेरण गुणांक के सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, पूछता अन्योन्य प्रेरण क्या है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक के अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो पूरा व्यंजक आप यहाँ तक लिखेंगे, 1 हेनरी था। ठीक है ना जी, मैं आशा करता हूँ कि अब डिफिनीशन और इसका डेरिवेशन आपको क्लियर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।